नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 9 की हाई स्टोरी। हमारी जो हाई स्टोरी है, जो स्टोरियों का सिलसिला है, इसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद का लेक्चर नंबर 1। अब आप सभी थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे, अब आप सभी थोड़ा सा चिंतित होंगे कि सर भूगोल क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, सर ज्योग्राफी क्यों नहीं लेकर के आ रहे हो। तो देखो बच्चा, बात ऐसी है, अपन पॉलिटिकल साइंस पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, अपन इकोनॉमिक्स भी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हिस्ट्री के ये चैप्टर्स बाकी रह गए एक दो। तो ये चैप्टर्स जो है ना, ये भी अपन पूरे कंप्लीट कर ले तो अपनी जो हाई स्टोरी है वो भी पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फिर आप आराम से क्या है, अब आप आराम से पॉलिटिकल पूरी पढ़ सकते हो, एक एक वीडियो डिटेल में आपके पास है, फिर आप इको भी पढ़ सकते हो और फिर आपका हाई स्टोरी भी हो जाएगी। तो आप हाई स्टोरी पढ़ते रहिएगा और फिर ज्योग्राफी के लेक्चर्स जो है अपने वो कंटिन्यूटी में लगातार चलते जाएंगे। तो एक चैप्टर ज्योग्राफी का हो रखा है, तब तक वो पढ़ो और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ चैप्टर पढ़ा देंगे, वो अभी आगे पढ़ाएंगे। पर आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वनों का विनाश क्यों होता है और ये है क्या, वो जानेंगे। वैज्ञानिक वानिकी क्या होती है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जिसे कहा गया है, नए व्यापार, नए रोजगार, नई सेवाएं, वन विद्रोह, जावा के जंगलों में हुए बदलाव में, युद्ध और वन विनाश और वानिकी में नए बदलाव, ये सब कुछ चैप्टर का फ्लो है। ये पूरा चैप्टर में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पर आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि आज की सोची भविष्य की नहीं, वर्तमान में जिए। तो वर्तमान में आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं। हम पढ़ेंगे कि वनों का उपयोग कैसे होता है। ठीक है, हम हमारी लाइफ में देखते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं, उनके बहुत से उपयोग हैं, बहुत यूजफुल है। तो क्या क्या है, वनों का विनाश क्यों हुआ है, ठीक है, वो जानेंगे। और औपनिवेशिक शासन के समय में क्या स्थिति हुई और ये औपनिवेशिक शासन क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं वनों का उपयोग। ठीक है, यूज ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, हम जंगल से हमें बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं, हम जंगल की बहुत सी वस्तुओं का हमारे दिनचर्या में, हमारे जीवन में बहुत जगह हम उसका इस्तेमाल करते हैं और जंगल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि कहा गया है कि पेड़ लगाना चाहिए, हम हर इंसान को क्या है, पेड़ लगाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें क्या है, ऑक्सीजन मिल रही है, हमें ऑक्सीजन उनसे मिल रही है, हम हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं वो उससे क्या है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ज्यादा ज्यादा क्या हो, पेड़ लगाने चाहिए। तो पेड़ों का तो वैसे बहुत फायदा है। तो जो जंगलों से हमें ऐसी बहुत सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो हम हमारी क्या है, रोजमर्रा जीवन में उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आप कहीं ना कहीं अपने घर में, कहीं अपने ऑफिस में, अपनी स्कूल में, अपनी कोचिंग में, कहीं ना कहीं सब जगह आप वो देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं कौन सी वो वस्तु है। किताब का कागज सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये किताबें ही तो क्या है, हमें विद्वान बना देते हैं। ओके, तो किताब का कागज मतलब जो किताबें हमें क्या है, विद्वान बनाती है, जो किताबें हमें आगे बढ़ाती है। तो जो कागज उनमें लगे होते हैं वो भी हमें क्या मिलते हैं, पेड़ों से मिल रहे हैं। मेज, कुर्सियां, दरवाजे, खिड़कियां। ठीक है, अब हमारे घरों में क्या है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, हम जिस मेज कुर्सी पर बैठ करके हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, हम हमारे सपनों को पूरा करते हैं। ठीक है, वो सब किससे मिलती है, हमें जंगलों से मिलती है। दरवाजे, खिड़कियों से मुझे एक बहुत अच्छी जगह की बात याद आ रही है। महाराष्ट्र में शिरडी है, शिरडी में साईं बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, उनका स्थान है। वहां से कुछ दूरी पे क्या है, एक जगह है शनि सिंगनापुर। और आप लोगों ने बहुत सी बार एडवर्टाइज में देखा होगा, किसी शो में देखा होगा, मुझे पता नहीं, पर शनि सिंगनापुर, वहां पे शनि देव जी का मंदिर है। और मतलब मैं 2012 के करीबन, 11-12 के करीबन मैं वहां गया था, जब तो मैं छोटा था। ठीक है, आज भी से छोटा है, कोई ज्यादा बहुत मेरी एज नहीं हुई है। तो उस समय छोटा था, तो हम फैमिली के साथ ही गए थे। वहां की खासियत यह है कि वहां के किसी घर पे, किसी दुकान पे आप लोगों को जो गेट है, जो मेन गेट है, वो गेट देखने को नहीं मिलता। गेट लगवाते ही नहीं है वहां के लोग। उनका विश्वास है कि यहाँ पे कोई चोरी कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि शनिदेव जी की यहाँ पे बहुत गजब की मेहरबानी है। तो क्योंकि यहाँ पे दरवाजे, खिड़कियों का जब नाम आया तो मुझे ये कहानी, ये शनिदेव जी की जो गजब की कृपा शनि सिंगनापुर पे हो रखी है, वो मुझे याद आ गई, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, तो हमारे हम अलग अलग जो रंगों के कपड़े पहनते हैं, वो मसाले, आपकी टॉफी के शेलोफेन रेपर, तो आपकी टॉफी के ऊपर जो रेपर लगा हुआ होता है उसे आप ऐसे फाड़ करके फेंक देते हो और वो टॉफी अंदर मुंह में ले लेते हो, तो वो रेपर भी इसी को होते हैं। बीड़ियों के तेंदू पत्ते, तो ये देखो, ये रहे बीड़ियों के जो तेंदू पत्ते होते हैं। बीड़ी आप लोगों ने देखी होगी, अगर आप गांव में रहते हो तो वहाँ के बुजुर्गों का सबसे बढ़िया टाइम पास का जो साधन है वो बीड़ी है। वो 2 बीड़ी में 2 बातें बता जाते हैं, 5 बातें बता देते हैं। तो जो बीड़ियों के ऊपर जो पत्ता लगा रहता है वो तेंदू का पत्ता है। ये पत्ता जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एक वैसे रेस्टोरेंट की फोटो दिखाई है, पर यहाँ पे रेस्टोरेंट पे ध्यान मत दीजिएगा। मेज कुर्सी दिखाने के लिए मैंने आपको बताया कि वो भी लकड़ी की बनी हुई, लकड़ी हमें कहाँ से मिल रही है, जंगल से मिल रही है। गोंद, जो चिपकाने वाला गोंद आता है वो गोंद। शहद, कॉफी, चाय, रबड़,
ये सब कुछ हमें कहां से मिल रहा है? जंगलों से मिल रहा है, वनों से मिल रहा है। तो कितना यूजफुल है। पर अभी और भी इनके इस्तेमाल है, अभी और भी हम जंगलों को यूज करते हैं। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, ठीक है। तो साल क्या है? पेड़ है, उसके जो बीज होते हैं उनसे क्या है? ये तेल निकाला जाता है जो हमारे किस में? चॉकलेट में इस्तेमाल होता है। देखिए आपके भी जो, जैसे आपको चॉकलेट बहुत पसंद होगी, चॉकलेट हो गया, ठीक है, आपकी टॉफी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके खुद आप पर्सनली ज्यादा पसंद करते होंगे। तो उन चीजों में भी क्या है? हमारे जंगल की जो वस्तुएं हैं वो काम आ रही है। खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टेनिन जो है वो भी क्या मिलता है? हमें कहां से मिलता है? जंगलों से मिलता है। देखिए अब जो हम चमड़े की काफी चीजें पहनते हैं, हम जूते पहनते हैं, जैकेट्स लेते हैं, तो जो चमड़ा बनने वाला है जो उसका इस्तेमाल होता है तो उसको क्या है? रिफाइन किया जाता है। चर्म शोधक, शोधक का मतलब होता है रिफाइन करना, तो उसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो टेनिन का होता है, ठीक है, ये टेनिन। और आपने कभी जैसे पेड़ देखा होगा, ठीक है, और जो पेड़ होता है उसमें पेड़ पे उसको छल्ली बोलते हैं, जो आप उसको कभी पेड़, बड़े पेड़ों को देखेगा उससे जो ऊपर से ऐसा उतरता है छल्ली टाइप का, ऐसा मोटा सा जो होता है वो, उसका इस्तेमाल करके क्या है? टेनिन बनाया जाता है। तो ये भी हमें जंगलों से ही प्राप्त हो रहा है। दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां, ये तो भारत की विशेषता रही है। आयुर्वेदिक को जो जन्म है भारत ने दिया है, भारत की खोज है आयुर्वेदिक, और जो इसमें क्या सारी की सारी जो जड़ी बूटियां होती है उनका इस्तेमाल करा जाता है, और वो जड़ी बूटियां हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। और अब जाकर के काफ़ी समय पहले, वैसे तो ज़्यादा समय तो नहीं, पर अंग्रेजों के इनके थोड़ा समय आने से पहले ही क्या है कि हम इन अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे। नहीं, पहले के समय में तो जो कुछ भी था वो सभी इन जड़ी बूटियों पर था, पर अब हम इनको भूलते जा रहे हैं और हम उन अंग्रेजी दवाइयों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो जड़ी बूटियाँ हमें क्या है? वहीं से जंगलों से मिलती है। बांस, जो बैम्बू आता है, बांस होता है, तो बांस का भी मैंने आपको क्लास 10th में बता रखा है वो मैंने। जैसे जो बांस आता है, ये बांस का पेड़ देखिएगा, एक तो ये बांस का पेड़ आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। इससे क्या है? इससे सिंचाई का भी काम किया जाता है, इससे पौधों तक पानी पहुंचाने का भी काम करा जाता है इस बांस का जो बड़ा पेड़ होता है उससे। और जो आपने देखी होगी घर में अगरबत्तियां देखी है, तो अगरबत्तियों के पीछे जो स्टिक होती है ना, वो स्टिक, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती की जो स्टिक होती है वो भी किससे बनी होती है? इन बांस के से ही बनी होती है। जलावन की लकड़ियां, जलाने के लिए जो लकड़ियां होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं। घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीजें हमें क्या है? जंगलों से ही तो आती है। अब इतना इंपॉर्टेंट, इतनी वस्तुएं जो हमें दे रहा हो उसकी तो हमें क्या है? बिल्कुल ऐसे जान निछावर कर देनी चाहिए उसके लिए तो। पर हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं की जान ले लेते हैं, हम उन्हीं पेड़ों को काट देते हैं, फिर हम ऑक्सीजन के लिए तड़पते हैं, हम मर जाते हैं, पर फिर भी हम कभी सीख नहीं पा रहे हैं। हम इतिहास से नहीं सीख पा रहे हैं, हम हमारी गलतियों से नहीं सीख पा रहे कि मेरी ये गलती, हमारी ये गलती हमें क्या है? बर्बाद कर रही है। हमें इसे सीख लेनी चाहिए पर हम नहीं सीख पाते हैं। अभी कोरोना समय में हमने कितना देखा, कितने लोगों को ऑक्सीजन की समस्या है। क्यों? क्योंकि हम हमारे घरों में पेड़ लगाना पसंद नहीं करते। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो भी, अरे यार क्या घास फूस इकट्ठा कर रहे हो, क्यों लगा रहे हो? तो हमें जरूरत है। और अब तो इतना हो चुका है कि लोगों के पास पहली बात तो रहने के लिए ही जगह कम है, छोटी छोटी जमीनें हैं। जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं वो भी बढ़िया सा शानदार सा महल बनाएंगे, मिट्टी तक भी नहीं छोड़ते, मिट्टी तक भी नहीं छोड़ते। गांव में भी अब तो ये स्थिति होगी, मिट्टी देखने को नहीं मिलती। बढ़िया बेहतरीन सड़कें, बढ़िया घरों में जो है आंगन लगाया जाता है। नहीं तो पहले बचपन में बच्चे मिट्टी में खेला करते थे, पर अब तो मिट्टी देखने को ही नहीं मिलती, और ना पेड़ पौधे तो बहुत दूर की बात हो गई। ठीक है, तो हमें ये काम करने चाहिए। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। तो अमेज़न जो जंगल है वहां पर मैंने वहां की तस्वीर दिखाई है। और जो पश्चिमी घाट है, जैसे भारत की 2 घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट या अमेज़न के जंगलों में एक ही टुकड़े पर, एक ही एरिया में क्या है, 500 अलग अलग पौधों की प्रजातियां हमें देखने को मिल जाती है। मतलब कितनी विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी। देखो विविध का मतलब क्या है? विविध मतलब विविधता मतलब डाइवर्सिटी होता है, और डाइवर्सिटीज का मतलब मैंने पहले भी बता चुका हूं कि वेराइटीज। आपके पास क्या हो? विकल्प होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेराइटीज होनी चाहिए। तो अब हमारे पास देखो एक ही टुकड़े के अंदर 500 अलग प्रजातियां पौधों की पाई जा रही है, अलग अलग 500 पौधे हमें पाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? चॉइस है, विकल्प है कि ये वाला पौधा, ये वाला पौधा, ये वाला पौधा, ये वाला पौधा। तो ये क्या है? ये विविधता है, ये डाइवर्सिटी है। पर समय के साथ क्या हो रहा है? ये जो विविधता है ये क्या होती जा रही है? लुप्त होती जा रही है। तो नोट डाल लीजिएगा, ये विविधता तेजी से लुप्त हो रही है। लुप्त होने का मतलब क्या है? ये विविधता, ये जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे पास ये वेराइटीज है, ये दिन पे दिन क्या होती जा रही है? गायब होती जा रही है। और इनका कारण क्या है? क्यों हो रही है ये? सिर्फ और सिर्फ अगर इनका एक ही कारण है तो वो मानव।
वो कौन है? मानव है। मानव क्या है? अपने सपनों का घर बनाने के लिए, अपना बेहतर ऑफिस बनाने के लिए, अपना जीवन सुखद बनाने के लिए, अच्छा जीवन बनाने के लिए क्या करता है? वो इन पेड़ों को काटता है, जमीनें खाली करता है, वहां पे फिर जो पेड़ों को काटा उनसे बढ़िया फर्नीचर, वहां जमीन काट करके क्या करेगा? मकान बनवाएगा, मतलब खुद का जीवन सुखद बनाया जा रहा है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक एक पेड़ को काट रहे हैं ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा आप हजारों लोगों की सांस कम कर रहे हैं। आप पेड़ नहीं काट रहे, बल्कि आप अपना आने वाला भविष्य काट रहे हैं, आप समय को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जब पहले, देखिए, और आप ये चीजें नोट भी कर सकते हैं पहले के लोगों में और आज के लोगों में। पहले के लोग ज्यादा स्वस्थ हुआ करते थे आज की तुलना में, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक तो हर चीज उनके पास है ना नेचुरल हुआ करती थी, प्राकृतिक हुआ करती थी, फालतू का ये नहीं ये भी खा ले। अब आज तो क्या है, हम चाहे आप हो चाहे हम कोई भी, अरे यार मैं तो पिज्जा खाऊंगा, अब मैं मैगी खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, अरे यार क्या है ये? हमारे पूर्वजों ने तो कभी, और अगर आजकल कोई ये चीज खाने से मना, यार भाई मैं नहीं खाता ये चीज, नहीं नहीं, अरे यार कौन से जमाने में जी रहा है आजकल, तो ये, अरे तो भाई क्या जमाने, ये कोई चीजें अच्छी हैं? हमारे पेट को क्या है? खराब करती है, हमारे शरीर को खराब करती है। पहले के जमाने के लोग अच्छा खाते थे, अच्छा उनका जो वातावरण था वो अच्छा था, और अच्छी एक जीवन शैली जीते थे। पर हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक चीज की होड़ में लग चुके हैं कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए जो मेरा पड़ोसी है ना उससे 100 गुना बेहतर होना चाहिए। अगर मेरे पड़ोसी ने एक मंजिल का मकान बनाया, मैं 2 मंजिल का बनाऊं, वो कल को 2 का बना ले, मैं 3 का बनाऊं। अगर उसके पास यार ये वाली घड़ी, मेरे पास उससे अच्छी घड़ी होनी चाहिए। और हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के चक्कर में हम क्या है, जो हमारा आधार है, हमारे जीवन का जो वातावरण, उसको क्या है, काट रहे हैं। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चरागाहों व ईंधन की लकड़ियों के लिए साफ कर दिया गया। अब ध्यान से सुनिएगा, औद्योगिकरण का समय, इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय, जब इंडस्ट्रीज का समय आया, आप क्लास 10th में पढ़ेंगे औद्योगिकरण का दौर, ठीक है? इंडस्ट्रियल जब दौर आया तो ये बताना चाहता है कि इंडस्ट्रियल दौर में टोटल जितना पूरी दुनिया में जंगल था उसका 9.3% जंगल काट दिया गया। मतलब लगभग कहते हो 9% जंगल काट दिया गया। 9% जंगल क्या कर दिया गया? काट दिया गया। 1700 से लेकर के 1995 तक, मतलब 295 सालों में, 300 सालों में क्या हो गया? 9% तक जंगल को क्या कर दिया गया? साफ कर दिया गया। अब आप पूछोगे सर ये डेटा याद रखना 139 लाख वर्ग किलोमीटर, नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि औद्योगिकरण के एरा में क्या करा गया, कम से कम 9% तक का, या 9.3%, अगर आप एग्जैक्ट याद कर सकते हैं, तो जंगलों को साफ कर दिया गया, ठीक है? जंगल काट दिए गए। अब देखिए, जंगल काटे गए इंडस्ट्रियल एरा में। क्यों काटे गए? एक तो खेतीबाड़ी के लिए, ठीक है, खेतीबाड़ी के लिए, औद्योगिक इस्तेमाल, भाई वहां पे हम लोग क्या कर सके, अपनी इंडस्ट्री बना सके, और जितने भी उद्योगों में अगर हमें कोई सामान चाहिए तो हम उनका इस्तेमाल करने के लिए उन पेड़ों को काट करके हम इस्तेमाल कर सके। खेतीबाड़ी के लिए, अब देखो खेतीबाड़ी के लिए खेती बहुत आवश्यक है, क्योंकि खेती में क्या होता है, खेती में हमें जो खाने वाले सामान होते हैं, जो खाद्यान्न वाले सामान होते हैं, जैसे कि अनाज हो गया, गेहूं हो गया, ये जो सब कुछ है ये हम लोग उगाते हैं, वो खेतीबाड़ी वाला सिस्टम है। पर जंगल में कुछ उगाया नहीं जाता, खुद लग जाता है, ठीक है, पर वो भी बहुत यूजफुल होता है। तो खेतीबाड़ी के लिए भी क्या है, जंगलों को काटा गया। अब ये जंगलों को खेतीबाड़ी के लिए काटा क्यों गया? क्यों काटा गया? क्योंकि दिन पे दिन क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ती गई, दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती गई, और जितनी जमीनें खेती के लिए थी वो क्या पड़ रही थी, कम पड़ रही थी, और जनसंख्या बढ़ रही थी, और जनसंख्या बढ़ रही थी तो जो खाने पीने का सामान उसकी मांग बढ़ रही थी। तो अब जरूरी है ना कि डिमांड बढ़ी है, मांग बढ़ी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, हमें पूर्ति भी बढ़ानी पड़ेगी, उत्पादन भी हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्पादन कहां पे करोगे, मेरे सिर पर थोड़ी करोगे, उसके लिए भी जमीन चाहिए, और जमीन कहां से आएगी? ऐसा तो है नहीं किसी के पड़ोसी देश को अपने अंडर में ले लो ठीक है, तो मेरे इशारों को गलत ना समझे, हम किसी देश पे कब्जा नहीं करेंगे, पर पड़ोसी देशों को क्या कर लो कि अपने कब्जे में ले लो, पॉसिबल नहीं है। और कहां तक का लोग, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या करा जाएगा, जो जंगल है उनको क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, और वहां पे क्या करी जाएगी, खेतीबाड़ी करी जाएगी। तो औद्योगिक इस्तेमाल के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, चरागाहों के लिए, चरागाहों का मतलब क्या होता है, जो जानवरों को चराने के लिए ले जाया जाता है ना, तो जानवरों को भी चराने के लिए क्या है, ऐसी जगह भाई जहां घास फूस हो, ऐसी जगह ले जाया जाता है, तो वहां पे क्या हो, जंगलों को हटाया जाए। ईंधन की लकड़ी, ठीक है, अब ईंधन की लकड़ी देखो, आप बहुत से लोगों ने देखा होगा कि घरों में क्या है, चूल्हे जलाए जाते हैं, और उनके लिए क्या है, लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, वो भी क्या होता है, जंगल से आते हैं। तो जैसे ये वाली लकड़ियां दिखाई गई, ये जंगल से आती है, मतलब काफी
जो है जंगलों पे तो क्या है महिलाएं जाती हैं और लकड़ियां काट काट करके रोज की रोज सुबह की सुबह जाती है, 2-3 घंटे में 2-3 ऐसे बिल्कुल सिर पर रख करके वो लेकर के आती हैं। तो वो ईंधन की लकड़ियों के लिए भी जंगलों को क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया। पर एक मुख्य जो कारण है वो क्या है, औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ है कि जंगलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा काटा गया। पर सवाल अब हमारे दिमाग में इतना सा आता है या आपके दिमाग में आता है कि सर कि अब मुझे एक बात बताइए कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ जंगलों को बचाएं? आज उद्योगीकरण हुआ है, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो देखो कितनी सुख सुविधाएं भी तो हुई हैं, काफी लोगों को रोजगार मिला होगा। ये उद्योग होने से उत्पादन काफी चीजों का बढ़ा है, नहीं तो हम वही पहले वाले दौर में रह जाते बिल्कुल जैसे थे। कैसे उद्योगीकरण के बाद काफी बदलाव आए सर, तो क्या सिर्फ और सिर्फ जंगलों को बचाया जाए? मैं ये नहीं कहता। मैं मानता हूं कि भाई जैसा आज जहां हमारा ऑफिस है वहां पर एक समय ऐसा होगा जब बिल्कुल जंगल होगा, बिल्कुल जमीनें खाली पड़ी होंगी, पर आज ऑफिस है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि ऑफिस ही ना बनाया जाए, जहां पे हमारा घर होगा वो भी हो सकता है एक समय जंगल हो, ठीक है। पर क्या वहां घर नहीं बनाया जाए? बिल्कुल बनाया जाए। पर होना क्या चाहिए, अगर सरकार कहीं पे किसी जमीन का इस्तेमाल कर रही है तो क्या करे, उस जमीन की जगह कहीं दूसरी जगह में क्या कर देना चाहिए, पेड़ पौधे लगा देने चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगा देने चाहिए। हमारे देश में सरकार ऐसे नियम बनाए कि जो भी लोग घर बनाते हैं वो अपनी जमीन के 5% या 10% हिस्से पे क्या करें, पेड़ लगाए। ऐसे नियम बनने चाहिए। हमारे देश में ये नियम है कि भाई कम से कम भारत का 33% जो भाग है उस पर क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। 33% भारत पे जंगल होना चाहिए। कितना है, पर 24% के अराउंड है। कितना है, 24% के अराउंड। तो पहली बात तो हम इसमें ही कम है। और दूसरी बात, मुझे एक बात ये बताओ भाई, ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है। अब मुझे बताओ, मैंने 33% इस वाले हिस्से पे जंगल छोड़ दिया, बाकी इस पर कुछ ही नहीं लगाया, वहां सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल है, और सारे लोगों को बोल दे तुम इधर आकर के रहना शुरू कर दो, तो क्या ये वाला जंगल सक्सेसफुल है? नहीं। जब वहां पे लोग ही नहीं रह रहे हैं, वो जंगल उधर का उधर है, तो वहीं ऑक्सीजन जाती रहेगी होती रहेगी। यहाँ वाले लोगों की क्या हालत होगी? कुछ नहीं होगा। चलो मान लो मैंने इधर वाले में लगा दिया, इस वाले को खाली छोड़ दिया पूरे को, तो पॉसिबल, तो भी बेकार। किसी भी एक एरिया में 33% पूरा कर दूं तो काम नहीं चलेगा। होना क्या चाहिए कि सरकारें एक स्थानीय स्तर, लोकल लेवल तक भी क्या करने चाहिए, कानून बनाने चाहिए, जिसमें ये कहना चाहिए कि भाई हर राज्य में क्या हो कि 33% जंगल होना चाहिए। फिर राज्य सरकारें ये बोले कि हर जिले में क्या हो, 20% 25% जंगल होना चाहिए। फिर हर जो स्थानीय सरकारें हैं जो जिलों पे काम कर रही, वो बोले कि हर गांव में, हर शहर में कम से कम 5% 10% जंगल होना चाहिए। क्योंकि यार जहां पे लोग रह रहे हैं, ये जंगल, ये पर्यावरण, ये प्रकृति है किसके लिए? हमारे लिए ही तो है। प्रकृति को हमने माँ बोलते हैं हम, और माँ किसके लिए होती है? हमारे लिए होती है। माँ हमारी रक्षा करने के लिए होती है। पर यह हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी क्या है, माँ को सदैव संरक्षण दे, उसको प्रोटेक्ट कर करके रखें हमारी प्रकृति को। तब जाकर के क्या है, हम सब सेफ रह सकते हैं, हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं, तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो क्या होगा कि हमें कम से कम 33% जो जंगल है वो तो कम से कम तो मेंटेन करे, और सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि स्थानीय स्तर तक भी क्या हो, जंगल होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। घरों में लोगों के पेड़ पौधे के नियम सरकार अगर बनाना चाहे तो बना सकती है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर कुछ करना चाहे ना तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर कुछ करना चाहे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, तो सरकारों को ऐसे कदम लेने चाहिए। तो औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ कि काफी नुकसान हुआ। अब आते हैं वनों का विनाश क्यों। ठीक है, वनों का विनाश क्यों। अगर अब सवाल आ जाता है कि वनों का विनाश का मतलब क्या, वनों का विनाश का मतलब क्या है। देखो राइम कितनी अच्छी, वनों का विनाश, ठीक है, बहुत अच्छी राइम है। तो अब जानते इसका मतलब क्या होता है। वन विनाश का मतलब है वनों के लुप्त होने को वन विनाश कहते हैं। लुप्त का मतलब क्या है, गायब हो जाना, ठीक है। तो वनों का, जंगलों का गायब हो रहा है, वही क्या है, वन विनाश। जंगलों का गायब होना ही क्या है, वन विनाश है। भाई विनाश का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाए। तो खत्म कैसे होंगे, जब धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाए। तो वन विनाश, जंगल विनाश का मतलब क्या है कि जंगलों का गायब हो जाना ही जंगल वन विनाश है। जैसे कि ये देखो, ये सब कुछ डिफॉरेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों की जो कटाई है, ठीक है, वो सब कुछ। तो वनोन्मूलन जिसे कहा जाता है, तो पेड़ों को काट दिया जाता है, जंगलों को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। देखिए कोई ऐसी बात नहीं कि आज से ही, अभी से ही कोई ये वन विनाश होना शुरू हुआ, काफी समय से हो रहा है। काफी जैसे जैसे हमारे आधुनिक समय में हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरतें, हमारी इच्छाएं बढ़ती गई ना, वैसे वैसे क्या है, ये वन विनाश की समस्या धीरे धीरे आगे बढ़ती ही गई है। सबसे पहले अब आते हैं औपनिवेशिक शासन में। ठीक है, औपनिवेशिक शासन
को पहले अपन समझते हैं कि होता क्या। देखिए इंग्लिश में अगर इसे हम कहेंगे तो उसे कहते हैं कॉलोनियल रूल। क्या कहते हैं? कॉलोनियल रूल। औपनिवेशिक शासन या उपनिवेशवाद, जैसे आपने हेडिंग में देखा वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद जो चैप्टर का नाम था, ये उपनिवेशवाद होता क्या है? देखिए कॉलोनियल रूल या औपनिवेशिक शासन या उपनिवेशवाद ये सब क्या है, ये मैं भी आपको आसान भाषा में और आसान शब्दों में समझा देता हूं। देखिए जब क्या होता है, एक सुपीरियर देश, एक जो बड़ा देश है वो किसी इंफीरियर कमजोर देश पे क्या करे, राज करना शुरू कर दे या उन्हें गुलाम बना ले, तो उस वो क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा, भारत को क्या कर लिया, गुलाम बना लिया, भारत को गुलाम बना लिया। तो यहां पर किसका उपनिवेशवाद हो गया? ब्रिटिशर्स का इंडिया पे उपनिवेशवाद हो गया। ब्रिटिशर्स ने राज करना शुरू कर दिया। ओके, अब मैं यहां पे ये नहीं है कि भाई भारत कमजोर है, कमजोर भारत नहीं है, ठीक है, पर जिन्होंने करा है तो अब यही माना जाएगा कि भाई ब्रिटिशर्स क्या है, ज्यादा ताकतवर थे और भारत कमजोर था, इसलिए क्या है, गुलाम बना लिया गया। ओके, एक आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं। देखिए आप निवेश की जगह आप क्या करो, इस शब्द को निवास मानो, ठीक है, निवास मानो। निवास का मतलब क्या होता है? रहना। जहां जैसे भाई मान लो कोई मुझसे पूछे मेरा निवास स्थान कहाँ है, तो मैं अपने घर का एड्रेस बता दूंगा। एक बात मुझे बताओ, देखो एक तो होता है टीम में होता है कप्तान, एक होता है उपकप्तान। तो कप्तान मेन है और उपकप्तान बाद में है, सेकंड है। तो अब जैसे एक तो मान लीजिए मेरा निवास स्थान और एक मैं बोल दूं उपनिवास स्थान, तो निवास स्थान तो मेरा मेन है, वो तो है ही है, उसके अलावा एक और है तो वो उपनिवास हो जाएगा। वो उपनिवास हो जाएगा। तो अब इस उपनिवास से आप उपनिवेश जोड़ लो, आप क्या जोड़ लो, उपनिवेश जोड़ लो। निवास को आप क्या समझो, निवेश समझो। तो अब ब्रिटिशर्स का मेन घर तो कहां है, इंग्लैंड में है, पर दूसरा घर कहां पर बना लिया, भारत में बना लिया। तो उपनिवास, पर उपनिवास नहीं बोलना, ये अपने समझने के लिए ट्रिक बनाई थी निवास, पर ये उपनिवास क्या है, उपनिवेश है। तो दूसरा घर कहां पर बना लिया, भारत में बना लिया, तो भारत क्या हो गया, उपनिवेशवाद, कॉलोनियल रूल हो गया। ठीक है, मतलब एक दूसरी जगह अपनी कॉलोनी बना लेना, उसे क्या कहा जाता है, कॉलोनियल रूल कहा जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, भारत पे राज करना शुरू करा। और कब से भारत आ गए थे, 1600 में भारत आ गए, पर सच में 1600 से लेकर के हम 1764 तक, 1757 1764 तक, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 64 में बक्सर का युद्ध होता है। तब तक हम ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक नियोजन के हिसाब से काम कर रहे थे, एक आर्थिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, एक आर्थिक रूप में ही काम कर रहे थे, सिर्फ इकोनॉमिकली काम कर रहे थे। पर इसके बाद वो धीरे धीरे राजनीतिक कदम भी जमाने लग जाते हैं और धीरे धीरे भारत को क्या है, गुलाम बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ अब यहाँ पे औपनिवेशिक शासन समझाना चाहता हूं, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने क्या है, इंडिया पर राज करा है। ओके, जमीन की बेहतरी। अब औपनिवेशिक शासन में देखिए 3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। पहली है जमीन की बेहतरी के लिए उन्होंने पेड़ों को कटवाया, पटरी पर स्लीपर, ये क्या है वो भी समझाऊंगा, और बागान। ठीक है, और बागान, इन 3 कामों के लिए क्या है, औपनिवेशिक शासन काम करता है और इनके लिए क्या है, वो जंगलों को कटवाएगा। देखते हैं, सबसे पहले जमीन की बेहतरी की बात करते हैं। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग 6ठे हिस्से पर खेती होती थी। देखो सन 1600 में, 1600 सन इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ब्रिटिशर्स का भारत आगमन हुआ है, ब्रिटिशर्स भारत आए। हिंदुस्तान बोलिए, भारत बोलिए, इंडिया बोलिए, सब इसी पवित्र मातृभूमि के क्या है, नाम है। तो हिंदुस्तान के कुल भूभाग पे, जितना भी कुल भूभाग था हिंदुस्तान का, उसके लगभग 6ठे हिस्से पर खेती होती थी। 6ठे हिस्से पे मतलब ये है भाई, ये पूरा क्या है, भारत है। और इसको अगर मैं ऐसे मान लीजिए, मैं इन 6 भागों में मैं बांट देता हूं, तो 6ठे मतलब इन पूरे में से सिर्फ और 6th पार्ट पे ही क्या है, खेती हो रही थी। ठीक है, 6th पार्ट पे ही खेती हो रही थी। ओके, तो 6 भाग और 6 में से 6ठे भाग पे, मतलब एक ही भाग पे खेती हो रही है और ये 5 खाली है। मतलब एक तरीके से क्या है, अब भी खेती जो हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अभी जो खेती हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, जनसंख्या कम है। जनसंख्या क्या है, कम है, जनसंख्या कम है। और दूसरा, ये जो फिरंगी है, जो अंग्रेज है, जो कॉलोनियल रूल आया है वो भी नहीं था, तो ज्यादा आधुनिकता की भी बात उस समय भारत में देखने को नहीं मिलती है। तो वो आराम से अपना जो वातावरण, जो प्राकृतिक जो जीवन था वो जी रहे थे। आज ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है, पर अब ये क्या है, आधे तक पहुंच गया। आधे तक क्या पहुंचने का मतलब क्या है भाई, अगर 6 भागों में तो 3, जितना भी भारत का हिस्सा है उसके आधे भाग में क्या होने लगी है, खेती होने लगी है। पहले 6ठे भाग पर होती थी। आप मतलब पहले मैं ये कह रहा हूं, आप जितना भी भारत है उस भारत का जो 6ठा पार्ट है, ठीक है, मतलब अगर भारत को आप 6 भागों में बांटोगे, 6ठे भाग पे, अब भारत का जितना भी भाग है उसके आधे भाग पे, मतलब 50% पे क्या होने लग गई, खेती होने लगी। 50% पे खेती होने लग गई। अब ये क्या दर्शाता है कि खेती बढ़ गई, मतलब एक तो जनसंख्या भी बढ़ी होगी।
जनसंख्या बढ़ी होगी, जनसंख्या बढ़ी। दूसरी बात क्या है, ये जो औपनिवेशिक जो शासन आया है ना, इन्होंने खुद की जरूरतों के लिए, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अंग्रेजों ने भारत पे बहुत जुल्म करे होंगे, अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण करा है, राजनीतिक शोषण करा है, सब कुछ करा है, पर काफी काम ऐसे भी हैं जो क्या है कि अंग्रेजों ने भारत का विकास भी करा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। पर कहीं ना कहीं वो विकास उन्होंने इसलिए करा था कि उनका भला होता रहे, अंग्रेजों का भला होता रहे, पर वो चले गए तो फिर वो क्या है, हमें हमारे ही काम आ रहे हैं। तो क्या हुआ, कॉलोनियल रूल के कारण एक भारत को एक आधुनिक बनाने के लिए और खुद की जो ब्रिटेन की जो इंग्लैंड की जो जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा है, भारत का इस्तेमाल करा है, भारत के संसाधनों का, भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा है। अब देखिए इन सदियों के दौरान, कौन सी सदियों के दौरान, जो ये अब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा है उसके समय, ये जो सदियां, सदी का मतलब क्या होता है, सदी का मतलब सेंचुरी है, और एक सेंचुरी, एक सदी कितने साल की होती है भैया, 100 साल की होती है। कितने साल की होती है, 100 साल की एक सेंचुरी होगी। तो इन सदियों के दौरान आबादी बढ़ती गई, ये बात बोली, आबादी का मतलब क्या है, जनसंख्या बढ़ती गई। जनसंख्या बढ़ती गई तो खाद्य पदार्थों की मांग में क्या हुई, वृद्धि हुई। खाद्य पदार्थ जो खाने पीने वाले जो सामान है, भाई गेहूं, चावल, आटा वाटा जो भी सब कुछ है, इन सब में क्या हुआ, धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, सभी देशों के पास जो संसाधन है ना वो सीमित है, या आप ये कह सकते हैं लिमिटेड है। सभी के पास संसाधन लिमिटेड है, सीमित है। ऐसा नहीं है कि जितना मन में आए उतना इस्तेमाल कर लो। भाई भारत के पास आज जितनी जमीन है उतनी है ना, उतनी ही जमीन रहेगी, एक्स्ट्रा तो हो नहीं जाएगी। ओके, और आप भारत, चलो भाई एक दो हमने पड़ोसी देशों को भी अपने कब्जे में ले लिया, तो चलो हमारे बढ़ गई, पर पूरी दुनिया में जितनी जमीन है वो तो उतनी रहेगी, जमीन उतनी रहेगी, जो संसाधन है, जो रिसोर्स है वो तो उतने के उतने रहेंगे। तो सभी देशों के पास क्या होता है, संसाधन है, जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। जैसे मैं कहता हूं, मैं मान लीजिए भाई इतनी वाली जो जमीन है, ये वाली जमीन खेती के लिए, एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं, इतनी जमीन खेती के लिए, इस जमीन पे जो है मान लीजिए 1000 किलो गेहूं का उत्पादन होता है। कितने का होता है, 1000 किलो गेहूं का उत्पादन। अब मान लीजिए पहले एक देश में 10 लोग रहते थे, तब तक 1000 बहुत है, 1000 बहुत है, 100 किलो खा लेंगे बहुत। पर फिर क्या हुआ, 20 हुए, फिर थोड़ा सा क्या हुआ, कमी आने लगी, फिर मान लीजिए 40 हुए, तो फिर थोड़ा और कमी आने लगी। तो अब ये जैसे जैसे जनसंख्या, पर जमीन तो उतनी की उतनी है ना भाई, खेती तो आप इसी पे ही करोगे, कहां से लाओगे दूसरी जमीन, दूसरी जमीन कहां से लाओगे। और फिर दूसरी जमीन, अब आप मान लो आप सोचोगे जंगलों को काट दो, तो फिर जंगलों को काट करके आप जमीन बढ़ाओगे, पर जंगल भी आपने कितने के लगा रखे हैं, कितने जंगलों को काटोगे, वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो जरूरत क्या है, एक तो हम इस पे क्या है, कंट्रोल, नियंत्रण करें, जनसंख्या पे नियंत्रण। और एक बात और अर्थशास्त्र में पढ़ाई जाती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है, कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारी खेती बाड़ी है, जो उसमें ग्रोथ होती है, जो उसमें बढ़ोतरी होती है, वो कैसे होती है, वो इस प्रकार से होती है, 1 2 3 4 ऐसे। और जनसंख्या में कैसे बढ़ोतरी होती है, 1 2 4 8 16 32। अब 16 सर ये कौन सी गणित सिखा दी आज आपने में, देखो यहां पर मतलब एक लगातार 1 2 3 4 ऐसे, पर यहां पे डबल हो रहा है, 2 का 4 4 का 8 8 का 16 16 का 32, पर यहां पे वो डबल नजर नहीं आ रहा है। तो मतलब जो हमारा उत्पादन है वो धीरे गति से बढ़ रहा है, पर जो जनसंख्या है वो तेज गति से बढ़ रही है। ओके, तो यहां पर क्या हो, आबादी बढ़ी, खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि आएगी। जंगलों को फिर क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया, जो मैंने आपको कहा। जंगलों को साफ क्यों करा गया, क्योंकि खेती का विस्तार करना था, खेती अब हमारे लिए ज्यादा आवश्यक हो गई। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से वृद्धि हुई, फिर धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे औपनिवेशिक काल में क्या है, खेती की काफी वृद्धि हुई, काफी तेजी से वो बढ़ने लगी। इसके कई कारण हैं या कई वजह हैं, वो कई वजह अपन लोग जानेंगे। देखिए अब इस प्रकार से अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, आप ये दिमाग में बात ठान लीजिए, सामाजिक विज्ञान में आप जितना फ्लो चार्ट्स का, आप जितना डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन का, आपने फ्लो चार्ट बना दिया, कोई पाई चार्ट बना दिया, कोई बॉक्स टेबल बना करके दिखाया, ये चीजें बहुत एक आपकी स्किल जो है ना उसमें इनहेंस करती है, आपके मार्क्स जो बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करती है। एक आप पूरा पेज लिख करके, एक पूरा पैराग्राफ लिख करके छोड़ करके आ जाओ, टीचर के पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं होता कि वो ध्यान से बिल्कुल ऐसे पढ़ेगा। और हो सकता है आपकी 9th में पढ़ ले अभी, पर 10th में तो आपकी कॉपीज बाहर जाएंगी, बोर्ड वाले चेक करेंगे। अब बोर्ड के टीचर का इतना, अरे यार मैं इतना चेक कर, छोड़ना क्या चेक करना, एक एक चीज बहुत अच्छे से आपको करनी है। तो अब कौन कौन सी वजह है वो जान लेते हैं। देखिए मैंने कलेक्ट कर दिया ना भाई, 1600 में औपनिवेशिक शासन आया, उन सदियों के दौरान क्या हुआ, आबादी बढ़ती गई, जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो क्या खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी। ये ऑफकोर्स बात है ना, ये भाई डिमांड, भाई नॉर्मल आप जनसंख्या को मारो गोली, जनसंख्या को, आप घर का उदाहरण देखो
भाई घर में पहले अगर 5 लोग थे, हाँ घर में पहले 5 लोग थे, वो जितना खा रहे हैं, एक तो क्या होगा जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वो ज्यादा मांगेंगे, ठीक है। एक तो 2 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चे, खाने में डिफरेंस होता है ना। और फिर मान लो ये 5 से 10 हो गए, तो अब बताओ खाद मांग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? उतना ही मंगवाओगे क्या राशन? नहीं मंगवाओगे ना, ज्यादा मंगवाओगे, क्योंकि ये 5 में तो बोलेंगे मम्मी खाना दो खाना दो खाना दो, तो खाना तो इनको भी चाहिए। तो वही वाली बात है, जनसंख्या बढ़ी, खाने की मांग। अब क्या करा गया? जंगलों को साफ करा गया। और यहाँ पे क्या होता है, जो कमाने वाला होता है उसके बाल साफ हो जाते हैं मतलब बाल उठ जाते हैं। और यहाँ पे क्यों करा गया? खेती का विस्तार करने के लिए, बालों को नहीं, जंगलों को साफ। किस लिए? खेती का विस्तार करने के लिए। औपनिवेशिक जो काल था उसमें खेती में तेजी से वृद्धि हुई। और क्या क्या कारण है, क्या क्या वजह है, तो आइए वो मेरे साथ जानते हैं। 2 वजह पढ़ेंगे। पहली वजह, पहला कारण क्या है? व्यावसायिक फसलें। व्यावसायिक फसलों का अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम इसे कहेंगे कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स देखिए, कॉमर्शियल क्रॉप्स या व्यावसायिक फसलें क्या होती है, वो विशेषकर उगाई या जो उनको लगाया जाता है वो इसी उद्देश्य से लगाया जाता है कि उनको बेचा जाएगा, उनको मार्केट में ले जाया जाएगा। कॉमर्स वर्ड या व्यावसायिक वर्ड इस्तेमाल ही धंधे के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए किया जाता है। मतलब ऐसी फसलें हैं जो विशेष करके क्या है, इसी उद्देश्य से लगाई जा रही है कि हमें उन्हें क्या करना है, बेचना है, हमें बेचना है। तो व्यावसायिक फसलें, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, पटसन, अब ये पटसन क्या है? पटसन क्या है? तो पटसन यहां पे जो बात होती है वो होती है जूट की, ठीक है। तो पटसन गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। किसने करा है? जो अंग्रेज है उन्होंने, भाई जूट को। अब जूट भी बहुत काम आता है, जिसे आप सुनहरा रेशा कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा वो बोरी होती है, तो बोरी वो किससे है? ये जूट से ही बनी होती है। गन्ना, गन्ने का भी, अब गन्ने से क्या है, शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, खांड सरी होती है वो बनती है, वो भी क्या है, गन्ने से बनती है। गेहूं, कपास, कपास का भी बहुत इस्तेमाल है। तो ये सभी के जो उत्पादन है ये ज्यादातर क्या है, मार्केट में बेचने के लिए। गेहूं तो फिर भी क्या है, जो किसान अपने इस्तेमाल के लिए भी रखता है, परंतु कपास हो गया, गन्ना, पटसन, ये ज्यादातर जो चीजें क्या है, व्यापार करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए ही ले जाई जाती है। और इन चीजों को क्या है, इन्होंने बढ़ाया है। किसने? अंग्रेजों ने बढ़ाया। क्यों बढ़ाया है? देखिए, इसलिए बढ़ाया कि ये जो व्यवसाय के क्रॉप्स है, मैं सीसी लिख रहा हूं, कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स बढ़ने का मतलब क्या है, जो इनकम है, जो आय है, वो बढ़ेगी। किसकी? अंग्रेजों की, किसानों की नहीं, क्योंकि किसानों को तो उतना ही दे रहे हैं। भाई किसानों का शोषण या अत्याचार होना शुरुआत हुई कहां से? अंग्रेजों के समय से ही तो हुई है। अंग्रेजों के समय से, क्योंकि जमींदारी सिस्टम लाना, उनसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लेना, ज्यादा से ज्यादा कर लेना, ये किन की देन है? उन्हीं की देन है। पर तो इनकी इनकम में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 1498 में जब सबसे पहले जो पुर्तगाली जो भारत आता है, वास्को डी गामा, वो वास्को डी गामा जब यहाँ से भारत से जाता है ना, तो वो यहाँ से भारत के सामान जो होते हैं, जैसे मसाले हो गए और बाकी जो चीजें, उनसे जहाज, पानी के जहाज भर करके ले जाता है। और जिस चीज की कीमत 1 रुपये होती है उसको यूरोप में ले जाकर 10 रुपये में बेचता है। तो वो क्या हो गया? माला माल हो गया। वही काम ब्रिटिशर्स करते थे। यहाँ पे किसी चीज का उत्पादन बहुत सस्ते में करवा लेते थे, क्योंकि यहाँ पे जो मजदूरी है वो सस्ते में मिल जाती थी। हर काम धीरे धीरे सस्ते में हो जाता था। और फिर धीरे धीरे तो अंग्रेजों ने खुद ने ही खुद का राज जमा लिया। तो फिर अब अंग्रेज तो क्या सरकार बन करके बैठ गए, तो अब उनसे कौन लड़े? तो इसलिए क्या है, वो बहुत सस्ते में यहाँ उत्पादन करवाते थे, यहाँ पे कोई चीज बनाते थे, और उनको क्या है, यूरोप अपने ब्रिटेन में ले जाकर के बेच देते थे। और कभी मान लो वहां पे भी नहीं बिकती थी, तो भारत के लोगों पे दबाव बनाते थे, खरीदो इसे, तुम खरीदो इसे, खरीदना पड़ेगा तुम्हें। ओके, जैसे मैंने ये कपास का पेड़ दिखाया और जिसपे रुई या कपास जिसे आप कहते हैं वो लगी हुई। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। देखिए, अब 19वीं सदी बोला गया है, तो 19वीं का मतलब है पहले तो आप इधर से 1900 को बंद कर दो, 19 से बंद कर दो, और यहां पे जो बात आती है वो आ जाओ आप 1801 से। 1801 से लेके 1900, 19वीं सदी, 19वीं सेंचुरी वी चल रही है। वी का मतलब, अब मैं नहीं कहता हूं कि भाई मैं मतलब कोई भी, मेरी 18वीं साल चल रही है, मेरी 19वीं साल चल रही है, ठीक है। तो हम जो साल चल रहा है, जो कंटिन्यूटी में है, वो बताते हैं। अभी हम कहते हैं हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो 21वीं सदी का मतलब क्या है? 2001, 2020, ठीक है, 2022 में हम लोग अभी चल रहे हैं, ठीक है, 2022 में हम चल रहे हैं। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। 21वीं शताब्दी चलने का मतलब क्या है? 2001 से लेकर करके 2100 तक का दौर है। 2001 से लेकर के 2100 तक, तो 21वीं शताब्दी में हम चल रहे हैं। जैसे कि हम, हमारी जब जन्म तिथि कोई पूछता है कौन सी साल में, तो मैं बोला 19वीं साल में मैं चल रहा हूं। ये हम उदाहरण देते हैं।
तो 19वीं सदी के दौरान का मतलब है 1801 से लेकर के 1900 के दौरान जो शहरी आबादी है यूरोप की वो क्या है दिन पे दिन बढ़ती जाती है। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो देखो यहां पर क्या है, दो चीजों की आवश्यकता हो रही है। आबादी को खिलाने के लिए खाना चाहिए, खिलाने के लिए क्या है, खाना चाहिए। और दूसरी बात, जितने भी उद्योग चल रहे हैं, जितने भी उद्योग चल रहे हैं उन उद्योगों के लिए क्या है, कच्चा माल चाहिए। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीन प्रकार के हम क्षेत्रक जो होते हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं। एक क्षेत्रक होता है प्राथमिक क्षेत्रक। जी प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है, जैसे कि किसान हो गया, जो एग्रीकल्चर कृषि का जो काम करते हैं वो लोग आते हैं, जो पशुपालन का काम करते हैं वो लोग आते हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्रक हो गया। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्रक या सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं। उसमें क्या आते हैं, ये जितने भी उद्योग हैं वो सारे आते हैं। फिर आता है तृतीयक क्षेत्रक जिसे हम लोग क्या है, टर्सरी सेक्टर कहते हैं, जिसमें क्या आते हैं, सेवाएं आती हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, यातायात, संचार, ये सारी सुविधाएं उसमें आती है। अब होता क्या है कि उद्योगों का जो काम है, जो कि किसमें है, द्वितीयक क्षेत्रक में, इनका काम है कच्चे माल से अंतिम वस्तु बनाना। और अंतिम वस्तु क्या है, जो चीज हम लोग खरीद रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये मोबाइल है, इस मोबाइल में बहुत कुछ लगा हुआ, बहुत कुछ इसमें है, पर मैंने क्या खरीदा, मैंने जाके सिर्फ डायरेक्ट मोबाइल खरीदा। मुझे मतलब नहीं है इसमें कितना क्या, कितनी बैटरी लगी हुई है, कैसे ग्लास गार्ड लगा होगा, मुझे नहीं, मैंने तो पूरा फाइनल गुड खरीदा है। ऐसे ही क्या होता है, अब काफी चीजें ऐसी होती है जो कच्चा माल जो मिलता है वो हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है, कृषि से मिलता है। जैसे कि मैंने बात करी कपास की, तो कपास, कॉटन के हम कपड़े पहनते हैं, वो कपास आएगा कहां से, खेती से आएगा, वो खेती से आएगा। तो यहां पे खेती को बढ़ाने के लिए दो कारण हैं, एक तो उनकी आबादी बढ़ी तो उसके लिए खाना चाहिए, और दूसरा उद्योगों को बढ़ाना है तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल कहां से आएगा, खेती से आएगा। तो खेती करवाओ, कहां पे करवाओगे, बोले इंडिया में करवाएंगे। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। तो जो जितनी भी फसलें थी, जो व्यावसायिक फसलें थी, इनकी मांग में क्या हुआ, दिन पे दिन इजाफा होने लगा। क्योंकि एक तो उनसे क्या है, बेच करके खूब पैसा कमाया जा सकता था, उद्योगों में उनका इस्तेमाल हो सकता था। जैसे कि गन्ना है, गन्ने से आप शक्कर, गुड़ ये बना करके काफी बेच सकते हो, कपास से आप कपड़ों में इस्तेमाल कर सकते हो, उद्योग जो है, इंडस्ट्रीज है, वो चल सकती थी। ओके, तो पहला हो गया व्यावसायिक फसलें। दूसरी वजह क्या थी, राजस्व बढ़ाना चाहते थे, रेवेन्यू बढ़ाना चाहते थे। कौन बढ़ाना चाहते थे, रेवेन्यू, ब्रिटिशर्स जो है वो अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते थे, अपना राजस्व बढ़ाना चाहते थे। ये राजस्व या रेवेन्यू होता क्या है, ठीक है, रेवेन्यू या राजस्व का मतलब होता है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की जितनी भी आय है उसे हम क्या कहते हैं, राजस्व कहते हैं, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की कुल आय, सरकार की जो होती है जितनी भी इनकम होती है उसे हम क्या कह रहे हैं, राजस्व कह रहे हैं। तो सरकार की जितनी भी इनकम है, अब सरकार किसकी, उस समय ब्रिटिशर्स की, भाई वो राज कर रहे हैं, वही सारा दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो सरकार उनकी, तो उनकी जो टोटल इनकम है उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू या राजस्व कहते हैं। अब आज के समय में देखें तो राजस्व भी दो प्रकार का है। एक तो क्या होता है जो हम कर के द्वारा लेती है सरकार, भाई टैक्स ले रही है आपसे, तो वो, और दूसरा गैर कर में आ जाता है, नॉन टैक्स के जो होते हैं उसमें आ जाता है। गैर कर में कैसे, जैसे अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका पैसा सरकार के पास जा रहा है, आपका चालान काट दिया गया उसका पैसा सरकार के पास जा रहा है, कोई सरकार की सुख सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं, हॉस्पिटल में, स्कूल में, सामुदायिक भवन में, उसमें कोई चार्ज दे रहे हैं, वो सरकार के पास जा रहा है। ऐसे बहुत से सोर्सेज है जहां से सरकार पैसा ले रही है। तो टोटल ओवरऑल क्या है, सरकार अपनी इनकम बढ़ा रही है। कौन सी, ब्रिटिश सरकार है वो अपना राजस्व बढ़ाना चाहती है। 19वीं सदी की शुरुआत में, अब 19वीं सदी की शुरुआत का मतलब 1820-25 से पहले का जो दौर है, औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा, ठीक है। अब 19वीं सदी की जैसे शुरुआत होती है तो जो औपनिवेशिक शासन है, ये जो ब्रिटिशर्स है, ये जंगलों को कैसा समझते हैं, अनुत्पादक समझते हैं। अनुत्पादक का मतलब क्या होता है, अनप्रोडक्टिव। ये मानते हैं जंगल क्या उत्पादन करके दे रहे हैं, सारी चीजें बेकार है, कुछ नहीं चाहिए, कार्टून को, ये इनको क्या है, बेकार मान रहे हैं, अनप्रोडक्टिव जंगलों को मान रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसी ही उनकी अकल थी उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता है और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब वो कह रहे हैं जो व्यर्थ का इतना ये झमेला सा है ना, जमेलों को क्या कर दो, खत्म कर दो, इनको काट दो और उसकी जगह क्या करो, खेती करो। अब खेती करेंगे, खेती में भी कौन सी है, व्यावसायिक फसलें हम लोग उगाएंगे और व्यावसायिक फसलों से क्या होगा, इनकम आएगी, पैसा आएगा, हमारा राजस्व क्या होगा, बढ़ेगा। राजस्व बढ़ाएंगे और उससे क्या है, जो राज्य क्या है, जो हमारे देश है उसकी इनकम बढ़ती जाएगी, बढ़ोतरी होगी। यही वजह थी कि 1880 से लेकर के 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। मतलब ये 40 सालों के अंदर अंदर
जिसमें 19वीं सदी के अंत बता रहा है और 20वीं सदी की शुरुआत बता रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे 19वीं सदी की शुरुआत बोली तो वहां से शुरुआत कर दी है अंग्रेजों ने, ठीक है ना। यहाँ पे एक अलग आंकड़ा दिया है, 1880 से 1920 के बीच में 40 सालों के अंदर 67 लाख हेक्टेयर तक की क्या हुई है, बढ़ोतरी किसमें हुई है, खेती योग्य जमीनों में। खेती योग्य जमीनों में बढ़ोतरी होने का मतलब क्या है, आपने जंगलों को बड़े लेवल पे क्या कर दिया, काट दिया। अब नोट देखते हैं, खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं। देखिए खेती करना कोई गलत बात नहीं है, कोई ऐसा पाप वाला काम नहीं है कि खेती क्यों हो रही हो आप लोग। खेती करेंगे, हमारे लिए जो किसान है वो भगवान का है रूप है, वो हमें उत्पादन करके देते हैं, हम खाते हैं, हम जीवित हैं, ठीक है ना। तो खेती का विस्तार करना ये एक विकास का सूचक, एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र है और उसी से हमारा सब कुछ विकास चल रहा है। परंतु ये बात हमें ध्यान रखनी है कि खेती का विकास करने के लिए हमने पहले जमीन को जोतने के लिए, जमीन को जोतने का मतलब क्या, आप खेती करोगे, और उसके लिए पहले हमने क्या करा है, जंगलों की कटाई करी, मतलब जंगलों को काटा है और फिर जमीन पे हमने क्या करा है, खेती करी। तो ये क्या है, जंगलों को काटता है, ये जो बात है ना, ये दुखदाई है। और जंगल वन हमारे कितने उपयोग आ रहे हैं, कितने काम आ रहे हैं, ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में शुरुआत से ही देखा है। तो मैं सिर्फ इतने से कहता हूं कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कम से कम इतनी कोशिश करें कि हम एक एक दो पेड़ पौधे लगाए। जो नीति अपने पड़ी, सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाने चाहिए तो वो उठाए, और कम से कम 33% तो वन पहुंचे, उसके बाद के आगे नीतियां देखेंगे। और आप सारा ढिंढोरा है ना, हर जो अपनी गलती है, अपने जो सारी बात का जो रायता है ना, आप अंग्रेजों पर नहीं ढोल सकते। अंग्रेज ये करके चले गए, वो ये आए थे, वो ये करके चले गए। कब तक आप दूसरों पर अपनी गलतियां थोपोगे। अब हमें भी आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया, हमें भी बहुत कुछ करना चाहिए था, हमने करा है, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं करा, हमें बहुत कुछ करना चाहिए था और हम आगे ये काम करेंगे। इसी बात पर मुझे जवाहरलाल नेहरू की एक स्पीच याद आती है, उन्होंने 14-15 अगस्त की मिडनाइट में संविधान सभा में दी थी और उन्होंने ये बात कही थी कि अब से जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो भारत के लोगों की, अब हम सबकी जिम्मेदारियां है कि हम भारत को आगे ले जाएं। क्योंकि अभी तक मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले तो हमने जितने भी गलतियां थी वो अंग्रेजों के सिर पे डाल दी कि अंग्रेज ऐसा करके गए, पर अब से नहीं। तो इसलिए क्या है, अब चाहे वन नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, राजनीतिक नीति हो, कोई सी भी हो, सुधार अब हमारे हाथों में ही है। तो आज के लिए इतना ही, और आज जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, लेक्चर 1। लेक्चर 2 में हम आगे और कुछ जानेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाई स्टोरी के सफर को चलने दीजिए, और फिर जैसा ही हाई स्टोरी खत्म हो जाएगा हम भूगोल पे आ जाएंगे, हमारे गोले पे आ जाएंगे, हमारे पृथ्वी पर आ जाएंगे। जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पर ही अंत होगा, तो जमीन के साथ हमारा जो भूगोल के साथ है वो हमारा क्लास 9 का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।